हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो जैसे कि मैं आप लोग को बतला देता हूँ, ये जो सेशन है ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए स्पेशल जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जो कि जितना भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट के फोरम में लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देखेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को पता होगा, जो नए हैं उनको लिए मैं बतला दिया हूँ। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बतला देता हूँ, आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका जो है पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो सभी लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग जानकारी नहीं है तो जाकर आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 तक देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए पढ़िएगा सभी लोग। पर इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, सी राजागोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग को हर प्रैक्टिस सेट में हर क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग सभी क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। करें, दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के नेतृत्व में अप्रैल 1930 ईस्वी को तिरुचिरापल्ली के तंजौर तट पर किया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी आरपीएफ और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये स्पेशल सेशन है। तो आप लोग इस पेपर को देख सकते हैं। ये पेपर जो है 2018 में ये पूछा गया पेपर है। तो आप लोग इस पेपर को जो है कल के प्रैक्टिस सेट में आप लोग देख लीजिएगा। मैं बतलाया हूँ कि कब किस तारीख को और कौन सिटिंग में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो मैं आज ही नहीं बतलाऊंगा, उसके बाद कल जो है कल फिर से एक नया ले आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम लोग लगाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी लोग। कर है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा किस देश को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है जापान में सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जो जापान है सबसे पूरब में स्थित है पृथ्वी पर, तो इसीलिए जो सूर्य भगवान है सबसे पूरब में उगते हैं। तो सबसे पहले जो उगेंगे वो दिखाई जो देंगे वो जापान में देंगे। तो ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे इस क्वेश्चन का। कर विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जो है, आप लोग यहाँ पर 4 नाम दिया गया है, इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नोटबुक लेकर बैठे हैं तो। अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। कर उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को। और लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस क्या है, किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। और लैंड ऑफ थंडर वोल्ट जो किसे कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। और दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड का। तो ये 4 आप लोग को नाम याद रखना है, उपनाम इसका याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी साथियों पढ़िएगा क्या कर रहा है, उसके बाद आप लोग उत्तर बताइए। कर रहा है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो आप लोग को बतलाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि भारत के जो सीमा है किन देश के साथ लगा हुआ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 देश के साथ नहीं लगता है भारत का सीमा और 1 देश के साथ लगता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर जानते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो देश का बाउंड्री है ये जुड़ा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों से पूछता है कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो साथ हम लोग यानी हमारा देश जो बाउंड्री शेयर करता है वो 106 किलोमीटर बाउंड्री लगा हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा, जो कि ये पीओके वाला एरिया जो है अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो ये आप लोग बात याद रखिएगा, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है वही वाला जो एरिया है वो अफगानिस्तान के बाउंड्री के साथ लगता है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान देना है। तो चलिए फिलहाल इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कर दिए गए विकल्पों में से भारत की सीमा जो है अफगानिस्तान से लगी हुई है और इस सीमा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर है। और स्वतंत्रता से पूर्व भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण जो है 1896 में सर मार्टिमर डुरंट द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, डुरंट लाइन। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी साथियों पढ़िएगा। कर आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। तो चलिए कह रहा है व्याख्या में देखिए, कह रहा है आपातकालीन घोषणा शब्द जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है और जिसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद जो है 352 में है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आप लोग देखिएगा इसकी घोषणा जो है निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। देखिए किस किस आधार पर की जा सकती है। तो अगर युद्ध होगा तब इसको लागू किया जाएगा, या यानी बाहरी आक्रमण होगा तब लागू किया जाएगा, और सशस्त्र बल का विद्रोह होगा तब किया जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो आपातकालीन घोषणा जो है ये तीन गो, जब हमारे देश में ये 3 प्रकार के कोई मुद्दा रहेगा तो हमारे देश में जो है आपातकालीन घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है आर्टिकल 352 के तहत। तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 30 से कर है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है। तो आप लोग बताइएगा बुद्ध के जो जीवन की घटनाओं है ये डैश में दिया गया है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बुद्ध के जो जीवन की घटनाओं है ये जातक कथा में दिया गया है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कर है जातक कथा है पाली भाषा में लिखी गई है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनमें महत्वपूर्ण बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। और ये कथाएं जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सुत्तपिटक के अंतर्गत खदकनिकाय का 10वां भाग है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए। सभी पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा, डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण आप लोग बताइएगा डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। कर है उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनती है और प्लाज्मा कणों की वह अवस्था होती है जिसमें कण बहुत ज़्यादा उत्तेजित तथा अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और इन कणों की इतनी ऊर्जा और उत्तेजना के कारण यह आयनीकृत गैस के रूप में मौजूद होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है अगर आप लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं तो, क्योंकि जितना भी मैं आप लोग को व्याख्या में या क्वेश्चन कराऊंगा ये सभी क्वेश्चन आप लोग को जो है आप लोग के प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी चाहकर मिस नहीं कीजिएगा, यानी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आप लोग को हर क्वेश्चन को पढ़ना है और हर व्याख्या को देखना है। बदलिए कह रहे अगला क्वेश्चन पढ़िए, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार जो है अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों बताइएगा, उसके बाद हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा, यानी आर्टिकल जो है 32 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा। कह रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद जो 32 है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसमें जितना भी अनुच्छेद दिया है खासकर उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो एक बात बतलाइएगा, मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको मैं एक क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूँ। तो आप लोग बताइएगा क्या ये सही रहेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या जो है हम लोग पूरा 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक पूरा कंप्लीट कर लें। तो आप लोग बताइएगा अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। तो आप सभी को बतलाना है जो उज्बेकिस्तान कंट्री है इसका आप लोग को कैपिटल बतलाना है। तो बताइएगा ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में आप लोग कंट्री का कैपिटल याद रखिएगा, यानी देश की राजधानी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर देश दिया है, यहाँ पर राजधानी दिया है, यानी कंट्री और कैपिटल दिया है। तो उज्बेकिस्तान को आप लोगों का राजधानी बताया ताशकंद, और तुर्की का बतलाना है अंकारा, और संयुक्त अरब अमीरात का हो जाएगा अबू धाबी, और इराक का हो जाएगा बगदाद। तो ये आप लोग को पाँचों या चारों आप लोग को कंट्री का जो है आप लोग को कैपिटल याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 34 से कह रहा है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर था। तो आप लोग को बतलाना है कि क्या जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2018 में उसका शुभांकर क्या था। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर था वो था बारबी था। ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि 2018 का है, बहुत पुराना हो चुका है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो कोई खास इससे फायदा होने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पुराना डाटा को याद रखना ये वो तो नया डाटा याद नहीं हो रहा है, और पुराना डाटा को याद रखेंगे तो हिचपिच हो जाएगा, तो इसीलिए उसे हम छोड़ देते हैं। अगले पॉइंट पढ़िए, करें भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था, तो आप लोग को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी साथियों बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा लाफिंग बुधा यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कर 18 मई 1974 में पोखरण जो राजस्थान में है ये में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया था, और इसका परीक्षण कोड का नाम था लाफिंग बुधा या स्माइलिंग बुधा। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जो निचला पॉइंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पढ़िए, कर यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो आप लोग को बताना है कितना दिन बिना अनुमति के गायब रहेगा, बिना बताए कहीं गायब रहेगा तो उसका जो सदस्यता है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिना बतलाए 60 दिनों तक गायब रहेगा संसद से, तो उसको जो है उसका सदस्यता जो है वो गायब कर दिया जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पढ़िएगा, कर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 101 के घ के तहत यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदस्य के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन के उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगर उसको 60 दिनों से बेसी अनुपस्थित रहेगा तो वो अनुमति लेकर रह सकता है, लेकिन बिना अनुमति के अगर गायब रहेगा 60 दिनों तक कोई पता नहीं चलेगा, तो ये जो है सदस्य है उसका सदन जो है उसका सदस्यता समाप्त कर देगी। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन सभी साथियों पढ़िएगा, कर है अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कर है इस शैली का विकास जो है अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती शैली कहा गया, और यह दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के निचले हिस्से में गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश के पास स्थित है, और इस शैली का प्रादुर्भाव जो है 3वीं सदी में सातवाहन काल के दौरान हुआ था। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कर है निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है, यानी दुख की नदी किसे हम लोग कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दुख के नदी किस नदी को कहा जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग जानते हैं दामोदर नदी जो है इसको हम लोग दुख के नदी कहते हैं, ये बहुत खतरनाक नदी है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। दामोदर नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसका व्याख्या। कर है दामोदर नदी का उद्गम जो है झारखंड के नागपुर पठार से होता है, और यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, और बंगाल में इस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। तो ये बात भी याद रखना है। बंगाल के शोक नदी किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा, सभी साथियों पढ़िएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी हुई है। तो आप लोग बताइएगा ये ग्रंथि है किससे जुड़ी हुई है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखेंगे। कर है पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी से जुड़ी होती है, और जिसे सेल ट्रसिका कहते हैं, और इसका भार जो है लगभग जो होता है 0.6 ग्राम होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। इसे जो है मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। किसे, तो पीयूष ग्रंथि को। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सभी साथियों पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 40 से सभी लोग पढ़िएगा। कर किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा।
तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है, पढ़िए। अगर चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया और यद्यपि चाय और चीनी के व्यापार एकाधिकार बना रहा, तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा, चाय और चीनी का व्यापार बना रहा था, बाकी सब समाप्त हो गया। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान था और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये सब चार्टर अधिनियम 1813 में ये बात कही गई थी, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, सभी लोग पढ़िए। अगर निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइएगा। तो वुड्स खलीता यानी वुड्स डिस्पैच जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सभी बात आप लोग को याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। और इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। और इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये जितना पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सभी साथियों पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन भाल फेंक खेल से संबंधित है, यानी भाला फेंक खेल से संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन जो व्यक्ति है भाला फेंक से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जो हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं भारत के प्रमुख खेल से संबंधित खिलाड़ी। तो यहाँ पर देखिएगा कौन खिलाड़ी कौन खेल से संबंधित है। तो देखिए भाला फेंक से कौन संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। और कुश्ती से आप लोग याद रखिएगा सुनील कुमार, साक्षी मलिक। तो ये दो नाम आप लोग याद रखिएगा, कुश्ती से ये सब रिलेटेड है, तो आप लोग याद रखिएगा। और जो पीवी सिंधु है ये बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये बात याद रखिएगा, बैडमिंटन से पीवी सिंधु। और दौड़ यानी रेसिंग से जो है ये हेमा दास है। तो ये आप लोग को जितना मैं नाम बतलाया हूँ यहाँ पर, जितना भी व्याख्या में आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जितना मैं आप लोग को व्याख्या करा रहा हूँ उसको आप लोग को नोट डाउन जरूर कर लेना है, क्योंकि व्याख्या अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को क्लियर हो जाता है। तो व्याख्या जरूर करना चाहिए। आप लोग को एक क्वेश्चन देखकर टिक लगाने से उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप लोग व्याख्या देखिए। एक क्वेश्चन के चलते आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि रिलेट करके याद हो जाता है। तो आप लोग ये बात मानकर चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सभी साथियों पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। पढ़िए क्वेश्चन कर रहे हैं, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों बताइएगा। तब तक मैं इसका जो व्याख्या वाला स्लाइड है उसको लाता हूँ। तो आप सभी को पता होगा ये जो अनुच्छेद है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, यानी अनुच्छेद जो 20 और 21 है इससे जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है किसी भी शर्त पर। ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट ये पढ़िए कर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 359 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद जो है 20 और अनुच्छेद जो है 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः ही हो जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी जो है आर्टिकल जो है समाप्त हो जाएगी। ये बात आप लोग को याद रखना है, आर्टिकल 20 और 21 बना रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 सभी लोग पढ़िए करें, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा सजावटी लिखावट के निर्माण की रचना को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा सुलेख कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या पढ़ेगा, सभी साथियों व्याख्या पढ़िए कर है, सजावट लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेखित कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति जो है चीन से हुई है, लेकिन जापान, भारत, तिब्बत और यूरोप सहित पूरे विश्व में विभिन्न देशों में इसके अलग अलग रूप बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, सभी साथियों पढ़िएगा कर है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर है, यानी 2 है। तो वाद्य यंत्र की जो संख्या है 2 है। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा।
मानव आज मशीन में 2 बाधे अंतर होते हैं, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, तो सभी साथियों पढ़िएगा क्या कर रहा है। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है, तो आप लोग को बतलाना है मूल भारतीय खेल कौन हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो मूल भारतीय खेल आप लोग को बतलाना है, तो ये हो जाएगा खो खो। खो खो जो है मूल भारतीय खेल है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगर पहले से आप लोग को जानकारी नहीं है तो ये आप लोग याद रखिएगा। खो खो जो है भारतीय मूल का खेल है, तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा, जिसका उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी और इस खेल की स्थापना जो है लोकमान्य तिलक ने की थी, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, किसमें, तो खो खो में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम के 9 खिलाड़ी यानी टोटल 18 खिलाड़ी हो जाएंगे और एक टीम का 9 खिलाड़ी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 सभी लोग पढ़ेंगे। कर है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप लोग बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसको उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कर है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ती है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 सभी लोग पढ़िएगा क्या कह रहा है, उसके बाद इसका आंसर बताना है सभी लोग को। कह रहा है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो आप लोग को बतलाना है, मैं इस क्वेश्चन का सिंपल में समझाता हूँ कि आप लोगों से जो पूछा जा रहा है, मान लीजिए कोई संसद है वो हार चुका है, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री के धर लेते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है ये बनारस की सीट पर लड़ रहे हैं और बाई चांस मान लीजिए कि हार जाते हैं, तो तब पर भी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कितने अवधि के लिए बनेंगे आप लोग को बतलाना है। वो कितने अधिकतम अवधि तक बने रहेंगे प्रधानमंत्री, वो उतने अवधि के बीच उनका फिर से किधरों से उनको सीट लेकर आना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 महीने तक रह सकते हैं। यानी अगर चुनाव हार भी जाते हैं सांसद का तो वो प्रधानमंत्री 6 महीने तक बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको सांसद बनना पड़ेगा किसी क्षेत्र से। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा, तभी वो आगे के कार्यकाल को संभालेंगे। इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखेंगे। कर रहे हैं एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य अवश्य ही बनना होगा। तो ये बात मैं आप लोग को बता दी हुई, अन्यथा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये मैं आप लोग को ठेठ भाषा में बता दिया हूँ, तो आप लोग को मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, सभी लोग पढ़िएगा। कर है जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जिम्नास्टिक के पिता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो आप सभी लोग को पता होगा, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जिम्नास्टिक का जनक कहा जाता है और यह सबसे पहले जर्मनी में लोकप्रिय था। और इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं, आप लोग याद रखिएगा, कलात्मक, लयबद्ध और ट्रेम्पोलियन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो सभी लोग देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो सभी लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 50 से। कह रहा है सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुनाव या प्रशासित और निर्देश किया गया है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा संसद, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पढ़िए क्या कर रहा है, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कर रहा है संसद के सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से या प्रशासित और निर्देश किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो आज के हम लोग सेशन में 50 तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले सेशन में जो है वो हम लोग जो है अगले प्रैक्टिस सेट को लेंगे, यानी अगले प्रीवियस ईयर पेपर को लेंगे जो 2018 में पूछा हुआ रहेगा क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग उसे उठाएंगे और दूसरे सेशन में उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इसका PDF जो है
वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है ऑलरेडी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैं बता दूँ, अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा चलते चलते। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप